हम लोग करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का सम। अगर दो वेक्टर को ऐड करना होगा, दो वेक्टर को ऐड करना होगा तब ना आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज कीजिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन किस लिए एप्लीकेबल है? ओनली टू वेक्टर्स के लिए। जब टू वेक्टर्स को ऐड करना हो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। टू वेक्टर्स और वन एंगल गिवन हो तब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको दो वेक्टर नहीं, अगर दो से ज्यादा वेक्टर गिवन हो तब, दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ हो तब आप क्या कीजिएगा? दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी मतलब दो से ज्यादा फोर्स गिवन हो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, दो से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी हो, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो से ज्यादा गिवन हो तो उसे आप ऐड कैसे कीजिएगा? यही मेन क्वेश्चन। दो वेक्टर रहेगा तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लीजिएगा या पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़कर फिर ऐड करेंगे। ये जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। जो पहले पॉइंट पर है और अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है ये माइंड में सेट करना है। ठीक, ये नहीं कि सीधे पॉइंट को पढ़ते जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है इससे और डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस है पहले वाले में अभी वाले में, इस सब डिफरेंस को ही ध्यान रखना है। अपने आप सब याद रहेगा। दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी जब होगा तो उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यूज किया जाता है ना। एडिशन ऑफ, अभी जो हम लोग का हेडिंग होगा कौन सा? एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक, दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी को या दो वेक्टर को भी ज्वाइन करना हो तो उसे आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, है ना, इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, हमारा हेडिंग क्या है ये पॉइंट का कि एडिशन ऑफ rectangular components of two or more than two। देखिए, two or more than two vector quantities, टू वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, दो या दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटी के को ऐड करना हो तो उसके लिए ये रूल अप्लाई करना है। कैसे? यहां हेडिंग देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ही ऐड करना होगा, यानी इसको रिजोल्व करेंगे तभी ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा। दो कंपोनेंट के बीच अगर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है, इसलिए उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा गया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब आपके इसमें यूज किया होगा क्वेश्चन के लैंग्वेज में तो परेशान नहीं होना है कि वो है क्या। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का है, चाहे रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन भी कहे, कंपोनेंट को प्रोजेक्शन भी कहते हैं, लिखे हुए हैं आप लोग, तो प्रोजेक्शन कहने से भी परेशान नहीं होंगे। अब क्या कीजिएगा, तो दो से ज्यादा वेक्टर को ड्रॉ कीजिए। पहले यहाँ दो से ज्यादा वेक्टर को ड्रॉ करने में हमें ध्यान देना है कि ये तीन या चार वेक्टर जो भी है वो सब होना चाहिए किस प्लेन में? आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। देखिए, अर्थ के जो पैरेलल है, सोया हुआ आदमी अर्थ के जो पैरेलल होता है, पहले तो आप जानते हैं ना हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? पैरेलल टू अर्थ सरफेस, पैरेलल टू अर्थ सरफेस। देखिए, अर्थ सरफेस के जो पैरेलल होता है उसे कहा जाता है ना, उसको माना जाता है हॉरिजॉन्टल। कौन सा होगा ये हॉरिजॉन्टल है। फिर वर्टिकल की बात कर लेते हैं कि वर्टिकल क्या होता है, तो किसे कहिएगा? परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा लेइंग मैन, जो आदमी लेटा हुआ है, लेइंग मैन ऑन, कहीं भी लेटा हुआ आदमी जो है वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो वर्टिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस कहलाता है। ये कैसे होता है? ऐसे होता है, अर्थ के सरफेस पे जब ये परपेंडिकुलर है तो ये वर्टिकल कहलाएगा। इसको क्या कहिएगा? वर्टिकल। ये क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्टैंडिंग मैन, है ना? इसका एग्जाम्पल होगा स्टैंडिंग मैन। कोई आदमी जो खड़ा है वो, या कोई भी चीज स्टैंडिंग मैन के पोजीशन में हो अगर, तो उसे हम कौन सा क्या प्लेन, कौन सा प्लेन कहेंगे? वर्टिकल प्लेन कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे उसको। और ये हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। पहले से भी आप लोग इसको पढ़े हुए हैं। अब इंक्लाइंड क्या होता है? तो इंक्लाइंड की भी बात को याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से आपको लैंग्वेज समझ में आता है, नहीं तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा, तभी फिगर ड्रा कर पाइएगा। देखिए इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड कहा गया। तो इंक्लाइंड कहने का मतलब क्या होगा? इंक्लाइंड कहने का मतलब कि ना तो ये हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, नाइदर हॉरिजॉन्टल neither horizontal nor vertical, ना तो ये हॉरिजॉन्टल हो और ना ही ये वर्टिकल हो, तो उसे कहा जाता है इंक्लाइंड प्लेन। समझ गए ना? इंक्लाइंड प्लेन आप कैसे बनाइएगा? तो अर्थ सरफेस से कुछ एंगल को दिखाना होगा, यही ना होगा इधर और इधर। ये है इंक्लाइंड प्लेन में, देखिए इसको कहा जाएगा इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे होता है, एट सम एंगल, एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक ना? देखिए वैसा जो किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कुछ एंगल पे होता हो, कोई भी एंगल फॉर्म करे तो वो इंक्लाइंड सरफेस कहलाएगा। सभी लोग जरा सा इसे नोट कर लीजिए, 1 मिनट में इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को लिखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। आपके पास 1 मिनट टाइम है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक? पिछले क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया था उसमें कहीं भी कोई डाउट होगा उसे वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो में अधिक लोगों को भेजा हूं, YouTube पे अपलोड हो गया है। लेक्चर 3 है ना, L3 वेक्टर का स्पेशल केसेज ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन, वो है। ये जब YouTube पे आप खोजिएगा तो मिल जाएगा, या फिर मैं WhatsApp पे तो भेजूंगा ही, तो उसे ओपन करके देख लेना है। देखिएगा, जहां भी डाउट हो, वीडियो आपको हेल्प करता है कि आप उसे बार बार देख सकते हैं। जहां भी डाउट होता है वहां 2 बार 3 बार देख सकते हैं इसको। 2 बार 3 बार अगर एक ही पॉइंट को हम देखेंगे तब तो हमें कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा, अच्छी तरह से हम सीख याद हो जाएगा वो चीज, प्रैक्टिकली याद हो जाएगा हम लोग ना। तो वीडियो आपको इस टाइप से हेल्प करता है, क्योंकि ऐसे तो आप क्लास कर रहे हैं तो एक ही बार देखने को मिला, लेकिन यही वीडियो जो आप क्लास कर रहे हैं यही आपको 2 बार 3 बार, जितना बार चाहिएगा उतना बार आप उसको देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर साउंड में वो ऑडियो में है वो, तो देखना है उसे। आप लोगों को अच्छा करने के लिए, पॉइंट को आसानी से समझने के लिए जो जितनी फैसिलिटी चाहिए मैं सारे फैसिलिटी की ओर आप लोगों के लिए तैयार रख रहा हूं। या तो मुझसे पूछ कर पढ़िए, या फिर इसमें दिक्कत लगे तो वीडियो देख लीजिए। वीडियो को 2 बार 3 बार करके एक ही पॉइंट को देखिए, वो है ना।
टू एंड फ्रो, आगे पीछे उसको बार बार करके देखते रहिए वीडियो को, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, जस्ट पिछला लेक्चर जो है लेक्चर 3, वो इंपॉर्टेंट है। लामीज थ्योरम एक बार में किसी स्टूडेंट का क्लियर होता ही नहीं है, ठीक ना। तो मन से उसको पढ़िएगा, पढ़ाई करना आपका काम है। जो भी चीज आपको इंटरेस्टिंग लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसे बार बार पढ़िए। इंटरेस्टिंग जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ी सब में इंटरेस्ट आएगा कुछ भी। आप पढ़ते हैं तो आप ना समझते हैं कि इसमें कौन सा कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे कितना क्वेश्चन समझने में मुझे कितना हेल्प करेगा, ये कंसेप्ट ये समझना है। और जब उस टाइप का कोई पॉइंट लगे तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे ईमानदारी से बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप सारे स्टूडेंट से आगे बढ़ेंगे। अभी कंपटीशन का लाइफ हो चुका है ना, कंपटीशन वर्ल्ड हो गया है, सारे चीज कंपटीशन पे बेस्ड है। जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में आप जाइएगा, सारे में कंपटीशन है। तो किसी भी क्षेत्र में जब आप अच्छा नहीं करने की सोच आपका होगा तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल बन के रह जाएंगे। नॉर्मल का तो कोई वैल्यू है नहीं। लाइफ में कुछ करना है तो कुछ तो स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, यूनिक कुछ काम करना पड़ेगा। यूनिक तो यूनिक कंसेप्ट चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि किसी तरह से कॉपी भर लिए, समाप्त कर लिए, सब टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं समझता हूं सभी लोग नोट कर लिए होंगे। मैं इसके बाद वाले स्टेप पे चलता हूं। मैंने कहा था कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स की बात है। उसमें इसका क्या रोल है? इसका मेन रोल है, मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को रिजॉल्व नहीं करना है। रिजॉल्व किसको करना है? ओनली इंक्लाइंड वाले को। इंक्लाइंड में अगर वेक्टर गिवन है तो उसे रिजॉल्व करेंगे हम, बात ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में नहीं, ठीक ना। तो चलिए यहां से लोग काम करते हैं। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए क्या होता है कि जब दो वेक्टर इंक्लाइंड में रहे, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर अगर इंक्लाइंड में रहता हो तब क्या होगा? तो इसमें होता क्या है कि एक वेक्टर ऐसे है, देखिए एक वेक्टर ये हो गया ऐसे, वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर देखिए ये भी इंक्लाइंड में है, कुछ एंगल पे तो है हॉरिजॉन्टल के साथ ना, वेक्टर बी, और ये हो गया आपका वेक्टर सी। ऐसे आप बहुत सारे वेक्टर को दे सकते हैं। तो अभी 3 वेक्टर का मैं बता देता हूं, उसके बाद कितना भी वेक्टर दिया रहा सी डी ओ बी ई सी डी ई एफ कुछ भी दिया हो, सबके बीच आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे होगा इसका? 3 वेक्टर जो कनेक्टेड है, यहाँ कैसे कनेक्टेड है? हेड टू टेल कनेक्टेड है ना, एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, इसका हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, सब सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है। तो ये इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? इस फ्री टेल से फ्री हेड को मिलाएंगे तब रिजल्टेंट मिलेगा ना। तो फ्री टेल से फ्री हेड को मैंने मिला दिया, देखिए यही होगा रिजल्टेंट। देख लो किस टाइप से मैंने मिलाया है, इस फ्री टेल से फ्री हेड को मैंने मिलाया। अब क्या होगा? इसे रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए क्या रूल पढ़े हुए? यही ना, हम एक्स एक्सिस यहां से दिखाते हैं, किसी भी वेक्टर के टेल से हम एक्स एक्सिस दिखाते हैं और दूसरे से वाई एक्सिस को दिखाते हैं। ये वाई एक्सिस है ना। बिल्कुल जो एक वेक्टर को रिजॉल्व करने का रूल था वही यहाँ 3 वेक्टर को रिजॉल्व करने का रूल पढ़ रहे हैं। तीनों वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फ्री टेल से मैं फ्री हेड को मिलाया हूं ना, यहाँ पे क्या किया हूं मैं? फ्री टेल से फ्री हेड को मैंने मिलाया। देखिए यहाँ फ्री टेल से फ्री हेड को मिलाया, वो रिजल्टेंट चाहे जितनी भी वेक्टर दिया गया हो। अब फर्स्ट वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है, तो जिसके साथ फर्स्ट वेक्टर एंगल फॉर्म करता होगा उसके साथ हम उसके परपेंडिकुलर डालेंगे। वेक्टर ए किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है? एक्स एक्सिस के साथ, एक्स पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर वाई के साथ थीटा बनाता तो वाई पे परपेंडिकुलर डाल लेते,
है ना, कर सकते हैं आप लोग। अब आप लोगों में इतनी कैपेसिटी आ गई है सोचने की कि अगर ये y के साथ एंगल दे देगा, मैं वहां पे 3-4 केस इसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने बताया था, 7 केसेस में था, उसमें 7 इक्वेशन आप फॉर्म कर रहे थे कि वो किस टाइप से फॉर्म होता था, वैसा तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। सही काम, कुछ टाइप से आप सोचिए, इस पे क्वेश्चन उतने ही टाइप से इसमें राइज हो सकता है। अब क्या होगा तो इस ए का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए एक्स लिखेंगे इसको, इसे मैं बोलूंगा ए एक्स, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको क्या कहिएगा, ए वाई। देखिए ये वाई, ये और ये साइड पैरेलल है ना, जब ये पैरेलल है तो हम इसे लिखेंगे ए वाई। ठीक, ये होगा ए वाई। और फिर दूसरे वेक्टर बी को रिजॉल्व करना है तो बी के लिए भी हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, और बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, dx होगा। सवाल है ax का लेंथ कहां तक होगा, यहीं तक, फिर bx का लेंथ आ जाएगा, bx का लेंथ यहां तक होगा। लेंथ में डायरेक्शन तो नहीं होता है, ये तो मैग्नीट्यूड है। और क्या हम डायरेक्शन को तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते, ओनली मैग्नीट्यूड को तोड़ सकते हैं। तो ये सब मैग्नीट्यूड को तोड़ रहे हैं। अब वेक्टर c को तोड़ने की बारी है, तो c को लिए फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए। अगर यही काम यहाँ थीटा y के साथ बना होता तो आप सबको इस पे परपेंडिकुलर डालते जाते, y पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक ना। तो ऐसा हुआ, फिर ये हो गया, तो इधर क्या होगा, cx होगा, और इधर क्या होगा, cy होगा। देखिए यहाँ पर bx और ये by हो गया, bx और by, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब हमें r को, वेक्टर r को भी रिजॉल्व करना है। तो वेक्टर r को रिजॉल्व करेंगे, एक ही वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर r यहां से यहां तक वेक्टर दिया हुआ है, उसको रिजॉल्व करना है। तो उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा, यहां तक होगा ना, इतना बड़ा ना होगा। जो वेक्टर का लेंथ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ना एक्स कंपोनेंट में भी होगा। तो एक्स कंपोनेंट में क्या होगा, ए एक्स होगा। तो r है तो आर एक्स लिखेंगे ना, वेक्टर r आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आर एक्स लिखेंगे। फिर ये कहिएगा कि सर r का कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा वो बताइए। ठीक है, ये देखिए ये y एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखेगा, आर वाई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर तो हो गया, लेकिन स्टार्टिंग से स्टेप वाइज स्टेप अगर ध्यान दिए होंगे तो टफ नहीं लगा होगा, आसान पॉइंट है ये। तो वेक्टर r को मैंने रिजॉल्व किया है, आर एक्स, यहाँ कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे r है, इसको जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या होगा, आर एक्स, और इसी का जब y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या होगा, आर वाई होगा। सही होगा ना। तो अब याद कीजिए, वहां जो 7 इक्वेशन मैं लिखवाता था आपसे वो कैसे था, उस 7 इक्वेशन को याद करके उसी के जैसा फिर इस पे हमें सोचना है, और फिर मैं इस पे आपको एग्जाम्पल भी सोल्व कराऊंगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आखिर इसका यूज होता कहां पे है। तो देखिए कैसे होगा, इस r के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ये ना पहला इक्वेशन था, उसमें r का ओनली मैग्नीट्यूड है, इसमें अभी डायरेक्शन नहीं आया, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर से इस r है, r के बदले में, आर एक्स के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, इस तीनों के लेंथ के सम के बराबर आर एक्स है कि नहीं। देखिए यहां से यहां तक इस तीनों का सम है ना, और आर भी तो यहीं तक है, आर एक्स भी वहीं तक ना है, तो उसके बदले मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स लिख सकता हूं। अब आर वाई की जगह पे क्या लिखिएगा, तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, देखिए ये मैं लिख सकता हूं इसे। ठीक, अब कहिए कि सर इसमें वेक्टर लगा कर बताइए, वेक्टर अभी तो ओनली मैग्नीट्यूड था, वेक्टर लगा दिए, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, आर एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होता है वो किससे लिखते हैं, आई से कि जे से, आई कैप से, और फिर ये यहां आर वाई जे कैप होगा। ठीक, तो वेक्टर आर का अब कैसे लिखिएगा इसको, वेक्टर आर इज इक्वल टू, आर एक्स के जगह पे क्या आया था, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस
ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप। वाई एक्सिस को किससे लिखते हैं, कैसे डायरेक्शन शो करते हैं वाई एक्सिस को, जे कैप से। जे कैप कहीं भी लगा देते हैं तो हमें वाई एक्सिस का डायरेक्शन पता चलता है। वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपने लिख लिया। इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में विथ डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही ना, कहीं भी लिखा रहे तो समझ जाइए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है सर। ये सब अगर कहीं लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप 4k कैप, अगर आपको लिखा रहे तो वहां पे हम i कैप j कैप ये सब दिया रहता है। वो जो 3D वेक्टर की बात होगी जो मैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ देखिए कि एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो 3 वेक्टर को ऐड किया जा रहा है। सारे के एक कंपोनेंट को एक जगह ऐड कर दिए, सारे के वाई कंपोनेंट को एक जगह पे ऐड कर चुके हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बारी है। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो आर का मोड इक्वल टू रूट अंडर, फॉर्मूला क्या लिखे थे आप, याद है ना, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर लिखे थे, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, आर एक्स की जगह पे मैं रखूंगा इसे आर एक्स इक्वल टू क्या रखूं, आर एक्स। तो आर एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस देखिए ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई का होल स्क्वायर हो जाता है, सही ना। देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम लोग, तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को हम बता सकते हैं। कैसा होगा, अब बात होगी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। जब ये वेक्टर आर है, इसका वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर आर वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लेंगे हम आसानी से, लेकिन इसका डायरेक्शन भी बताना होगा। तो डायरेक्शन के लिए जब दो कंपोनेंट गिवन है आर वाई और आर एक्स, तो tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर वाई अपन आर एक्स होगा, आर वाई अपन आर एक्स हो जाएगा, और उसमें हम उसका थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा जब मिल जाएगा तो डायरेक्शन का नाम लिखना जानते ही हैं, इस वेक्टर रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन भी पता कर लेंगे। ठीक ना, समझ गए। चलिए इसे नोट कीजिए, आप लोग इस फिगर को बना लीजिए और इसके बाद यहां से आपको नोट करना है। कैसे है, फर्स्ट स्टेप ये है और सेकेंड स्टेप में ये लिखना है। ठीक, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। नहीं डाउट हो तो लिखिए। ठीक, यहां पर लिख देंगे वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स यही एक लाइन इंक्लूड करके इधर का फिगर बना लीजिए और फिर इधर का ये देखिए। इस पे हम लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। हाँ अजीत बोलिए। आर एक्स बराबर ना, अच्छा
हाँ आर वाई है। देखिए आर वाई का लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक आर वाई का लेंथ है, और वहां तक में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखिए इसका भी, यहाँ तक लेंथ होने में कौन कौन सा लेंथ इसमें इंक्लूडेड है, ए वाई, बी वाई और सी वाई, ये तीनों मिलकर के यहाँ इतना लेंथ, इतने लेंथ को कवर किया है। नहीं तो ए वाई तो सिर्फ यहीं तक है। अगर बात किया जाए तो ए वाई की बात करेंगे, ए वाई सिर्फ यहीं तक है। बी वाई की बात कीजिएगा तो बी वाई सिर्फ यहीं तक है, और सी वाई को देखिए ये है यहाँ तक। समझ गया जी? हाँ हाँ हाँ, ए वाई भी आता है, ए वाई भी उस लेंथ के अंदर है। हाँ, तो इसी के कारण दोनों सम के बराबर बी वाई हो जाता है, ए वाई प्लस बी वाई मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके आगे जाते हैं तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई तीनों के लेंथ को जब हम सम करेंगे तब हमको आर वाई के बराबर लेंथ मिल पाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ए वाई को आपको निगलेक्ट करके सिर्फ बी वाई को लेना है, सारे को जोड़ना है, सारे लेंथ को हमें ऐड करना है। लेंथ में तो डायरेक्शन होता नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपली जोड़ देना है, और इसे जोड़ने के लिए कोई रूल नहीं है। समझ गया आदित्य? ये बात समझना है कि ए वाई, बी वाई और सी वाई, ये आर वाई का जो लेंथ है इसमें तीनों लेंथ इंक्लूडेड है। जितना होगा सबको सिंपली जोड़ना है, डायरेक्शन रहता तो हम लोग उसमें दिमाग लगाते, लेकिन अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर को तो सिंपली जोड़ देना होता है। 2 kg, 3 kg, 5 kg सबको जोड़ के सीधे बोल देना होता है। तो हम लोग डायग्राम में उसको दिखा दिए या फिर होगा कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से आप दिखा दीजिए कि देखिए वाई में यहाँ से यहाँ तक किसका है, ये लेंथ एक्स का है, इधर बी एक्स का है, इधर सी एक्स का है। और कोई डाउट? ठीक, इधर वाला तो जब हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लेते थे तो उसी के जैसा है ना, ये इधर वाला उसी के जैसा है। यहाँ पे अगर डायरेक्शन लगा दिए तो बस एक्स एक्सिस का लंब आई है, वाई एक्सिस का लंब जे है, और फिर ये तो मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो में स्केलर होता है इसलिए सिंपली एडेड हो जाता है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स हो जाता है, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई हो जाता है। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात है तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस पे देखिएगा, इस पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको सोल्व करने के लिए मिलेगा। पिछले क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाया गया है वो सब एक वीडियो अपलोड हो गया है, आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा गया है, उसको एक बार देखिएगा ना। तो पिछले 2 क्लास में जो भी पॉइंट पढ़े हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल लमीज थ्योरम जो पढ़े हैं वो पूरा आपको डिटेल वहां समझने को मिल जाएगा। तो उसको अगर कंप्लीट करना है तो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। लेक्चर 3 को बार बार देखिए, सारा लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, जो इंपॉर्टेंट हो उसे बार बार देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, देखिए रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए क्या लिखूंगा मैं, अल्फा। ये रिजल्टेंट बताइए कि थीटा एंगल कौन फॉर्म किया है, फर्स्ट वेक्टर ए फॉर्म किया है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो फिर अल्फा कौन एंगल फॉर्म करता है, तो रिजल्टेंट फॉर्म करता है। रिजल्टेंट है कहाँ, यहाँ पे है, देखिए रेड लाइन वाला जो दिखा रहा हूं मैं तो रिजल्टेंट है, वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, अल्फा एंगल फॉर्म करेगा, अल्फा। तो हम यहाँ पे tan अल्फा यूज करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू, जरा बताइए मुझे, यहां मैं लिख देता हूं लैंग्वेज को, सिंस
रिजल्टेंट फॉर्म्स अल्फा एंगल किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस के साथ में ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है, आर वाई है, आर वाई अपॉन आर एक्स होगा। आर वाई के बदले कितना लेंथ आया है, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आया है। ठीक ना, समझ गए इसको। तो इस टाइप से हम लोग इसका अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फा होता क्या है, अल्फा क्या होता है। देखिए, तो यहां पर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स जानते हैं ना, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 को पावर क्या लिखा जाता है, मान लीजिए 1/10 हो गया, तो 10 का क्या लिखेगा इसको, 10 जब ऊपर जाएगा तो पावर 1 हो जाता है। ये बेसिक समझने के लिए है अलग। तो tan इनवर्स क्या लिखूं मैं, आर वाई अपॉन आर एक्स लिखूंगा। फिर से इसमें मैं लिखूंगा tan इनवर्स ए वाई बी वाई सी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा। ठीक ना, यही हो जाता है अल्फा इक्वल टू, यही बातें होती। देखिए, ठीक समझ गए इसको। तो इसके डायरेक्शन के लिए भी जान गए हम लोग। इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट इसका होता सम होता, सम सारे वेक्टर का सम। 3 वेक्टर को हमें ऐड करना था, तीनों वेक्टर को हमने रिजोल्व किया है, और रिजोल्व करने के बाद इसको हमने ऐड किया है। तो ऐड करने का प्रोसेस क्या था, तो आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे ऐड किया जा रहा है। बोले इसमें कोई दिक्कत कोई तो नहीं ना है। अब आइए इस पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल को किया जाए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा क्या, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आपका है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप, एंड वेक्टर सी इक्वल टू है 3i कैप प्लस j कैप। ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। फाइंड, एक नंबर में है कि इसका वेक्टर आर निकालिए। मतलब वेक्टर आर मतलब क्या होता है, आपको कैलकुलेट करना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कैलकुलेट करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि वेक्टर आर का मोड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है कि यहां पर आप अल्फा को भी कैलकुलेट करना है, फाइंड अल्फा। देखिए यहां पर 3 पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, क्वेश्चन को नोट करके ट्राई कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये आपको ट्राई करना है। रफ बनाओ, रफ में क्या पढ़ रहे हो, पढ़ो उसी को, इसको समझ रहे हो। चलिए इसको इरेज करता हूं मैं।
देखिए इसमें क्या कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है वेक्टर आर को कैलकुलेट करना। वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी है। ए प्लस बी प्लस सी सारे वेक्टर के आर बराबर क्या होगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप होता है ना। तो आई कैप वाला जो भी है उन सब को जोड़ दीजिए। आई कैप वाला कौन कौन सा है, 2, 4 और 3 है। तो हम लिख देंगे 2 प्लस, आप तो जानते हैं ना, एक बार लिख देता हूं, ना फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, आई कैप होता है, प्लस आर वाई की जगह क्या लिखेंगे, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप होता है। चलिए अब इसको खोजते हैं कि ए एक्स में कौन कौन सा होगा। इधर बताइए, ए का, ए जो है वेक्टर ए, इसका एक्स के जगह पे कौन सा होगा, एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है, ओनली मैग्नीट्यूड है ना एक्स। तो इसमें मैग्नीट्यूड कौन है, आई कैप वाले में मैग्नीट्यूड कौन है, 2 है, नंबर को कहते हैं मैग्नीट्यूड, तो 2 है, हम यहां रख देंगे 2। और बी एक्स कौन सा है, अब वेक्टर बी में देखिए आई कैप के साथ जो है नंबर वो बी एक्स होगा, तो इसको रखेंगे हम 4 प्लस सी एक्स कितना है 3 रखेंगे, इतना होगा आई कैप प्लस ए वाई कितना है। अब वाई एक्सिस वाले को देखिए, ये ध्यान रखेंगे जिसके पहले जो साइन है वो साइन देना होगा, माइनस साइन जिसके पहले रहे वो उसको वहां माइनस ही रखेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां कितना 3, फिर यहां -2 है तो -2 लिख दीजिए, और फिर प्लस है, प्लस क्या लिखेगा 1 लिखना पड़ेगा, और फिर यहां जे कैप लिख लीजिए। तो ये क्या होगा 4 3 7 2 9, देखिए 9 आई कैप प्लस ये क्या होगा, जिसके पहले प्लस है उसको एक जगह ऐड करते हैं ना, 3 के पहले कौन साइन है, कोई साइन नहीं रहने पे प्लस मानते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में से 2 को जब घटाइएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा, 2 जे कैप, 2 जे कैप, यही है आपका वेक्टर आर। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के सेंस में आ गया। अब बात है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि ये दोनों का सम आ गया, अब मोड निकालने के लिए पड़ा है, तो रूट अंडर आर एक्स के जगह पे कौन है 9 है ना, आर एक्स इक्वल टू पूछा जाए तो क्या होगा 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस आर वाई की जगह क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 4, ये आ जाएगा रूट अंडर 81 और 4 क्या होगा 85 हो जाएगा, रूट अंडर 85 होगा, यही होगा ना। अब बात है हमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि tan अल्फा निकालने की बात है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स होता है, आर वाई अपॉन आर एक्स। तो अल्फा इक्वल टू देखिए तो क्या होगा tan इनवर्स आर वाई कितना है, आर वाई इसमें से बताइए जो जे का कोफिशिएंट होगा, जे ना वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से, तो जे कैप को हम क्या लिखेंगे 2 है, 2 रखेंगे ऊपर और 9 रखेंगे नीचे, ये होगा 2/9, यही होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप खुद से सोल्व कर दीजिएगा। यही है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 वेक्टर हो या 2 से ज्यादा वेक्टर हो तो उसे ऐड करने के लिए कहेगा, सबको ऐड कर दीजिएगा। आई कैप वाला जो भी है सारे आई कैप को एक जगह और सारे जे कैप को एक जगह ऐड कर दिए, उसके बीच मैग्नीट्यूड निकालना था, मैग्नीट्यूड का तो एक ही रूल होता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का रूट अंडर है किया गया। अल्फा कैलकुलेट करना है तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2/9 लिख दिए, ठीक है ना। ओके
नोट कीजिए, आपके पास 1 मिनट टाइम है। फिर इसके बाद हम लोग एक और इसका देखेंगे रूल, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ। इसमें जो सब्ट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये लिख लेंगे। इसी पे बेस्ड है, तो इसको एक मेन होता है कि सीक्वेंस वाइज ना हमें कोई भी पॉइंट कंप्लीट करना है, जो इससे रिलेटेड है उसको तो कंप्लीट करने के बाद ही कोई न्यू पॉइंट में चलेंगे, इसलिए वो मैं कंप्लीट करा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझने के बाद आपका जो भी फॉर्मूला जो आपके सामने अचानक से आया था वो दूर हो जाएगा, वो कंफ्यूजन। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। कोई को भी किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं सुन रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि असाइनमेंट में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो वहां यही सब सोल्व करना पड़ेगा, तो कंसेप्ट ही आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आदित्य नोट हो जाने पे बोल देना है, नोट कर लीजिएगा आदित्य, तो बता दीजिएगा कि नोट कर लिया मैं। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है। देखिए अब इसमें क्या, ये तो एडिशन था ना, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन भी होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, चलिए उस पार्ट को लिखते हैं। ये सब फिर से आपके सामने वीडियो में आएगा, वीडियो जो अपलोड हो रहा है अभी, तो तुरंत आपको लेक्चर 3 को देखना है। व्हाट्सएप पे जो मैं भेजूंगा या तो भेज दिया बच गए होंगे तो इस बैच के बाद में पूछूंगा उसे, कंप्यूटर में मिलाइएगा, जहाँ भी आप बार बार देखिए, ये भी दिक्कत है तो पूछिएगा कौन सा, उसमें आलस नहीं कीजिए, क्योंकि इसी के बेस्ट टोटल फिजिक्स देखिए। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से आगे जो बढ़ना है, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स हेडिंग है इसका। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ का हेडिंग होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ rectangular component, rectangular component of more than two vectors, yeah, two vectors directly, two vectors है
क्या होगा इसमें, तो यही करेंगे हम लोग कि वेक्टर ए इक्वल दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक, और वेक्टर बी इक्वल टू, ये क्या होगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ये होगा एक जो वेक्टर दे दिया और इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करूंगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखूंगा, यही ना, ए माइनस बी लिखने से क्या लिखेगा, देना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप माइनस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का एडिशन भी आपने देखा और आप सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसे क्या लिखिएगा, देखिए आई कैप और आई कैप बीच में माइनस है, ये हो जाता है ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस फिर हो जाता है ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, ये हो जाता है। तो ये आपको मिल गया क्या, जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मिल गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ए माइनस वेक्टर बी का, ठीक, ये हो गया। देखो इसे दो वेक्टर दिए हैं, जो से ज्यादा वेक्टर थ्री वेक्टर इसमें लगाएंगे, थ्री डी वेक्टर में पढ़ेंगे। थ्री डी वेक्टर में एक वेक्टर का तीन कंपोनेंट जो निकालना होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लामीज थ्योरम पढ़े, उसी तरह से थ्री डी वेक्टर भी आपके सामने आएगा एक यूनिक पॉइंट बनकर, वो उस पर भी पकड़ बनाना बहुत बड़ी बात होगी। ये सब तो आसानी से बन जाता है, लेकिन जहाँ जो पॉइंट आसान है मैं आसान कर रहा हूँ, और जो टफ है जब मैं टफ बता रहा हूँ तो वहाँ थोड़ा सीरियस रहेगा, ज़्यादा कंसंट्रेट रहेगा, बहुत तो वहाँ कंसंट्रेट करेगा। तो इस टाइप से है, कहा जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, है ना, मैग्नीट्यूड अगर लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखिएगा, है ना, ए माइनस बी का मूल लिखिएगा, रूट अंडर क्या होगा, लेना देखिए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है। फिर कहिएगा कि इसके बीच में सर आई और जे के बीच में बताइए क्या होगा, भी निकाल सकते हैं, tan tan अल्फा इक्वल टू वाई एक्स ए वाई माइनस बी वाई अपॉन एक्स माइनस बी एक्स होगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स बी वाई माइनस बी वाई अपॉन एक्स माइनस बी एक्स, ये हो, ठीक, समझ रहे हैं सभी लोग। तो इसे भी नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसके भी बेस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, इसमें कुछ नए टफ नहीं, टफ पॉइंट नहीं है, ये आसान पॉइंट।
हिमांशु लिख रहे एक बार बता दीजिएगा। ठीक ठीक है, जैसे मैं लिंक डाल लेता हूँ। देखिए अब क्या है कि हमको इस पे बेस पे एक क्वेश्चन करना है। देखिए नेक्स्ट जो है इस पे एक एग्जांपल नंबर होगा वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप। तो फाइंड करना है आपको फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एक नंबर में, दूसरे नंबर में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड और तीसरे नंबर में इसका मोड निकालना है और फिर इसका अल्फा भी निकालना है। देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप इतना माइनस 2i कैप माइनस j कैप। मैंने माइनस से दिया, थोड़ा परेशान कीजिए क्योंकि हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा i कैप वाले का जो कोफिशिएंट और यहाँ जो है इसको घटाएंगे 4 माइनस 2 लिखेंगे 4 माइनस 2i कैप, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यही लेना था आपके फॉर्मूला में, बीच में प्लस होता है, फिर माइनस यहाँ पर 3 माइनस माइनस 1 लिखना पड़ेगा है ना। इतना j कैप होगा 4 में से 2i कैप प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 1 j कैप होगा, ठीक ना। फिर से आपको लिखना होगा 2i कैप प्लस 4j कैप आ गया। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इसका क्या है, जो वेक्टर का ये देखिए डायरेक्शन के साथ है i कैप प्लस j कैप, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में है ये, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का फॉर्म में। अब बात होगी किसका मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड में बताइए मुझे, तो i कैप और j कैप से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई नंबर बताइए मुझे कि क्या होगा। नंबर के लिए हम क्या करेंगे, नंबर के लिए हमें करना होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 16 20 हो जाएगी। बात है कि डायरेक्शन अल्फा बताइए क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, y एक्सिस कौन है इसमें 4 है और x एक्सिस कौन है 2 है, तो इसे लिखेंगे 4/2, यानी ये क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये होगा। देखिए तो समझ गए है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर दीजिएगा, इसी टाइप से सोल्व होता है, लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए सभी लोग।
भी बाई चांस छूट भी जाए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके सामने ही वीडियो आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो तुरंत ही मिलेगा और बेस्ट ऑडियो के साथ मिलेगा। बेस्ट ऑडियो बहुत ही बेस्ट मिलेगा। जो भी इसमें एक्स्ट्रा बातें बोला जाता है उसे उसमें से कटिंग हो जाता है। वीडियो बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट, सिलेक्टेड मैटर से उसमें आता है। हिमांशु हो जाए तो बता बोल दीजिएगा। ठीक ठीक। क्या होगा इसके बाद कि अब जो पॉइंट है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 नंबर के बाद 10 नंबर केसेज भी होगा, तो इसको केस में नहीं रखकर आप इसको एक पॉइंट कर दीजिए, जबकि उससे को केसेज भी कहा किया जा सकता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही तो पार्ट है, वो केस में भी रखा जा सकता था, लेकिन मैंने इसे आउट ऑफ केसेस किया, आउट ऑफ केसेस रखा है। क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि कंडीशन है, कंडीशंस ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का कंडीशंस क्या है, ये देखिए इसका क्या केसेज है। पहला केसेज है इसका कि आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या देखा है, ऐसे वेक्टर ए था, वेक्टर ए इधर होता है, दूसरा वेक्टर बी इधर हो जाता है, ये मैंने देखा था आपने। इसमें रिजल्टेंट कहां था, तो रिजल्टेंट यहां पे होता है। अब इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा है क्या कि अगर बी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दे, बी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का चेंज किया जा सकता है कि नहीं, दोनों का चेंज किया जा सकता है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो थीटा चेंजिंग होता जाएगा, रिजल्टेंट भी चेंज होता जाएगा। मैंने कहा देखिए जरा, ये जो बी है, अगर बी के डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा, या तो इधर ले जाऊंगा या इधर ले जाऊंगा, तो रिजल्टेंट भी चेंज होने लगेगा, एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने पे वो डायग्राम, वो फिगर कैसा बनेगा ये सोचना है, रिजल्टेंट के किस टाइप से चेंज हो जाएगा। तो बी को बाय डायरेक्शन और बाय मैग्नीट्यूड दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, ए को भी तो कर सकते हैं वैसा, ए को भी बाय डायरेक्शन और बाय मैग्नीट्यूड जब चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा यही निकालना है, इसमें बाय डायग्राम आपको शो करना है ना। तो एक ही बार में एक पॉइंट इसका हो जाता है कि वेक्टर बी चेंजेज बाय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस और बाय डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है वेक्टर ए चेंजेज, तो यहां पर लीजिए देन व्हाट विल बी चेंज इन रिजल्टेंट, रिजल्टेंट में किस टाइप का चेंजिंग होगा। इसी तरह से अगर हम वेक्टर ए चेंजेज बाय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, तो क्या होगा, देन व्हाट विल बी चेंज इन रिजल्टेंट, change in resultant
किसमें? बाय मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का भी तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड बाय डायरेक्शन। देखिए यही कहना है ना, बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन, इसके रिजल्टेंट में क्या चेंजिंग होगा। ये दो टाइप की बातें हैं, सोचने वाली बात है, बट है ये सिंपल। कैसे? आपको कहा गया पहला कंडीशन, एक नंबर का ए में कहा कि जब हम बी के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तब क्या होगा। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी चेंजेज, तब रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए ये तो आपका ऐसे ही नहीं था, वेक्टर ए आपने ऐसे बनाया, बी आपका ऐसे है, ठीक। इसमें रिजल्टेंट कैसे हो रहा है, तो देखिए यहां से यहां तक रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, इसका ओरिजिनल रिजल्टेंट है, लेकिन बी के लेंथ को आपको चेंज करना है, बी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो मैग्नीट्यूड को या तो हम इंक्रीज करा सकते हैं या डिक्रीज करा सकते हैं, यही ना कर सकते हैं, तो इंक्रीज करा के देख लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज करा दें, इतना बड़ा कर दें, यहां पे बी था, अब ये क्या होगा, बी डैश हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, क्या रिजल्टेंट सेम रहेगा, रिजल्टेंट का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। देखिए ये आर डैश हो जाएगा। जब आप बी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। देखिए बी डबल डैश हो गया, यहां पर रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये आर डबल डैश हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आसानी से कोई चेंज कर लेता है, इसको बना लेता है। लेकिन वही जब डायरेक्शन चेंज करने की बात आएगी, ये ए था, एक नंबर के बी की बात कर रहा हूं अब, व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों जब चेंज करेंगे बी का, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी चेंजेज, तब रिजल्टेंट क्या होगा। देखिए क्या होगा, वेक्टर ए ऐसे है, एक बार मैं बता दूंगा, उसके बाद तो सब आप लोग खुद से बनाने लगेगा। ये है इसका वेक्टर बी, तो यहां पर रिजल्टेंट इसका क्या है, इन है रिजल्टेंट, इसी को ना कहते हैं वेक्टर आर, इसको रिजल्टेंट कहा जाता है। यही कहा जा रहा है कि इसका डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, तो अभी तो एंगल इसका ये है थीटा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होना चाहिए। देखिए इसका मतलब कि हम इसके लेंथ को भी बढ़ाएंगे और डायरेक्शन को भी, यहाँ जो थीटा है उसको थोड़ा चेंज कर देंगे, इधर कर देंगे या इधर कर देंगे, दो तरीके से करेंगे। तो मैं करता हूं ऐसे, देखिए पहले ऐसे कर देते, बढ़ा देता हूं, इधर मैंने कर दिया, देखिए ऐसे, किसी बात में मैंने ऐसा कर दिया, देख रहे हैं ना क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, अब यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, एंगल डिक्रीज कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, देखिए रिजल्टेंट तो इसका इंक्रीज कर रहा है ना, इस सिचुएशन में रिजल्टेंट इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आर था, यहाँ पे आर डैश हुआ, आर डबल डैश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लैंग्वेज को बाय डायग्राम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, डायग्राम में भी आपको दिखाना पड़ेगा। बाय डायग्राम हम कैसे समझेंगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का डायग्राम से अगर चेंज करना हो, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, हमें डायग्राम में बताइए, तो आप कैसे डायग्राम बताइएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दीजिएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करके दिखाइए, तो कहिएगा ना आप उसका मैग्नीट्यूड में एंगल भी चेंज कीजिएगा और उसका लेंथ को भी चेंज कीजिएगा, लेंथ और एंगल चेंज करने से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाता है, ठीक ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ऐसे इसमें कोई डाउट करने वाली बात है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आप लोगों को खुद से बनाना है।
कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी अगर तो यही समय है, फोर्स की बात हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वहाँ पे कहीं पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज होता हुआ आप मुझे डायग्राम बना कर दिखाइए। ऐसा डायग्राम आप बनाइए कि जिसमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता हो, तो दिखा देंगे आसानी से। ऐसे जानते हैं क्या है, दिखा देंगे। फर्स्ट वेक्टर को सेम रहने देंगे और सेकंड वेक्टर को चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा। हमारे नोट कर लेने के बाद बता दीजिएगा हो गया। एक आज लगता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आज नहीं कल स्टार्टिंग में ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चलेंगे फिर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर में आएंगे, लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कल स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट या फ्रेंड आपका जो एब्सेंट होगा उसे बता दीजिएगा कि आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। देखिए जिनकी क्लास है उसके बिना वेक्टर समझने में कहीं कहीं दिक्कत आ जाता है, उसका यूनिक कंसेप्ट बेस्ट कंसेप्ट को समझने में जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज है वहाँ जो आपका डाउट दिक्कत आ जाता है ना, अपना डायरेक्ट सर क्यों लिख दिए, वैल्यू लिखना पड़ता है, एंगल निकालिएगा तो इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कल ही लेंगे हम लोग, वो कंप्लीट क्लास वो ले लेंगे लग जाएगा उसमें। आज हम लोग ट्रायंगल ऑफ रेडिएशन को कंप्लीट कर लिए। ट्रायंगल ऑफ रेडिएशन के बेस पे आप एक भी पॉइंट कहीं से भी कोई नहीं छुटा है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन और वेक्टर में हम लोग इंटर करेंगे, लेकिन पहले कल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। पहले कल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वो भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। खुद मैं आप लोगों से पूछूंगा, बोलूंगा इतने डिग्री का एंगल बताइए, इतने डिग्री का एंगल बताइए, किसी भी एंगल को पूछूंगा खुद बताइएगा कि सर इतना होगा वैल्यू, इसका वैल्यू इतना होगा। क्लास में कोई ऑप्शन नहीं होना है, सिर्फ आप रेगुलर एंगल देखिए। वीडियो भी मैं तैयार कर रहा हूँ इसी के पर्पज से कि आप लोगों को कहीं से भी कोई डाउट ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी कोई बच्चा नहीं करे, क्या करेगा वो अपने लाइफ में? कुछ नहीं करेगा। हम घर पे जाकर वैसे ही बच्चा बैठ जाता है, गांव का काम करता है, गांव में इधर घूमता है, यूजलेस हो जाता है। गाँव में तो सब यूजफुल आदमी सुना जाता है, जो काम करने वाला है वही टाउन में रहता है, या जिसका अपना मकान है लेकिन वो कुछ करता नहीं है तो अपना मजबूरी है उसका। अगर चाहते हैं कुछ करना है लाइफ में दिखाना, बहुत इंटरेस्ट आता है। सचिन तेंदुलकर उतना करोड़ों करोड़ों रुपए कमाया है, क्या वो एसी में बैठ के बैट बॉल खेलता है? तो ये वो कर सकता था कि पूरे फील्ड को एसी बना दे, मैं उसमें खेलूंगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि हमारा काम मेहनत करना है तो कर देंगे। वो सचिन तेंदुलकर मेहनत क्यों करता है? इसलिए कि मेरा नाम होगा, नाम होने से नेम और फेम मिलने से क्या होता है? खुशी मिलती है, बहुत बड़ी खुशी मिलती है। उसमें जो आनंद मिलता है वो पैसों से और संपत्ति से नहीं मिलती है ना? तो उसके लिए आपको काम करना है। तो पढ़ना इसलिए है कि आपका नाम हो, नाम रोशन करे अपने, आपके नाम से आपको पहचाने। कैसे होगा? नीट निकालकर, जेई को निकालकर, जेई कंपटीशन फेस करने से।
रास्ता तो सेम है ना, रास्ता क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंप्लीट करना है। किसी को मैथ है तो मैथ को कंप्लीट करना है। ये सब जानने के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं सीरियसली पढ़े, 2 दिन पढ़े 2 दिन एब्सेंट हो जाए कोई किसी बहाने से, तो वो सही नहीं ना होगा। ठीक है, मंजूर हो जाने पे बता दीजिएगा। लिखा हुआ जब हो जाए तो बोल दीजिएगा कि सर लिख हो गया। ठीक ठीक है। देखिए अब क्या है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि बी का मैग्नीट्यूड चेंज किया गया था, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया गया था। अब आपको बेसिक फिगर तो यही है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का बेसिक फिगर वही। नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या क्रिएट हुआ है, तो देखो वन नंबर का बी, वन नंबर के बी की बात कर रहा हूं मैं। वन नंबर के बी में क्या पढ़ा है कि बी के मैग्नीट्यूड को फिर से चेंज करना है। बी में बी के मैग्नीट्यूड को कैसे एंटीक्लॉकवाइज चेंज करते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे लिखिएगा, ऐसे ही ना, ये तो वेक्टर ए है और बी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, तो हम पहले तो ऐसे था कि वेक्टर बी पहले ऐसे था, अब इसके एंगल को हमें इंक्रीज करना है, तो मैं इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगा, पहले इसका बेसिक फिगर में जो रिजल्टेंट है वो मैंने दिखा दिया है। देखिए ये हुआ इसका वेक्टर, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। देखिए ये है वेक्टर आर। अब क्या कीजिएगा, तो बी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करना है। ये इसका थीटा है, आप इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए तो इसके बी के लेंथ से ये बी का लेंथ ज्यादा है ना, और इसका एंगल भी पहले वाले एंगल से ज्यादा है कि नहीं। ये एंगल देखिए तो ये एंगल भी इसका ज्यादा हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, रिजल्टेंट लगता है कि डिक्रीज कर रहा है। देखिए रिजल्टेंट इसका आर डैश हो गया। अब एक बार और वो क्या किए, कैसे दिखा दिए। अब फिर से देखिए, फिर इसका एंगल इंक्रीज कर गया। एंगल इंक्रीज किया मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड भी इससे इसका लेंथ ज्यादा है, इससे इसका लेंथ ज्यादा है। यहाँ पे इसका बी डैश लिख देंगे, और ये जो है बी डबल डैश है। आ रहा होगा अच्छी तरह समझ में। देखिए अब यहां से हम रिजल्टेंट को यहां दिखा दिए, तो अब जो रिजल्टेंट होगा ये आर डबल डैश हो जाएगा। देखिए कैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये कब हो रहा है, इसका कंडीशन क्या है कि जब वेक्टर बी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया जाता है और इसके किसको मैग्नीट्यूड को जब इंक्रीज कराया जाता है तब ऐसा होता है। इसमें कंडीशन यही है, एक के बी में व्हेन magnitude of B increases and rotated anti-clockwise। देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये दे दिया गया, और इस पर बेस्ड आपको कोई फिगर ड्रा करना, तो ऐसे ही ड्रा कर देंगे। चेंजिंग को हमने दिखा लिए, इस फिगर को भी बना दीजिए। जल्दी से, सिंपल पॉइंट है, सिंपल सी बात है, और बड़ी पॉइंट तो है नहीं। तो नेक्स्ट में कंडीशन आप लोग को लिख कर दे देता हूं, जो घर से ट्राई कर लीजिएगा, घर पे बना लीजिएगा। मैं समझता हूं आप सभी लोगों से बन जाएगा। ये कुछ नहीं होता है, 1 नंबर का बी है, 1 नंबर का सी। तो जस्ट पहले वाला ए में तो देखे हैं कि डिक्रीज कर रहा था, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कराते हुए भी हम लोग दिखाए हैं, डिक्रीज कराते हुए आप दिखा सकते हैं। दूसरा में क्या होगा,
दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर का ए में कि when magnitude of a vector A increases and डायरेक्शन इज सेम। जब डायरेक्शन इसका सेम रहेगा तब क्या होगा, देख लीजिए इसको भी। एक और मैं इसको बना देता हूं, यही ना वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्या होगा, यहां से आप फ्री टेल से फ्री एल को मिला दीजिए, ये होगा वेक्टर आर। अब ए के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना है ना, ए के मैग्नीट्यूड को आप इंक्रीज कर दीजिए, यहां पे चला गया। अब तो क्या होगा, ए डैश हो गया ना, बी तो जैसे है वैसे ही रहेगा, बी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए ना तो बी का लेंथ चेंज हो रहा है, ना ही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब आपका रिजल्टेंट कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, आर डैश हो जाएगा। फिर आप ए को आगे बढ़ाइए, ए को आप और आगे बढ़ा दिए तो ये डबल डैश हो गया, बट बी तो सेम डायरेक्शन में रहेगा ना, सेम डायरेक्शन और सेम में लेंथ में रहेगा, बी में कोई चेंजिंग नहीं होना है, बी जैसे था वैसे ही है। देखिए इसका रिजल्टेंट कैसा चेंज होता जा रहा है। फिर से ऐसा कर देंगे, ये इसका आर डबल डैश हो जाता है। एक केस इसमें ये आ गया, दूसरा नंबर में दूसरे का ए इस टाइप से चेंज हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि एक छोटा से छोटा पॉइंट भी आपका छूटे जिसे सोचने में आपको परेशानी हो। डायग्राम के लिए ये यूजफुल है। बाय डायग्राम आप किसी भी क्वेश्चन के लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय डायग्राम जब प्रॉब्लम बनाते समय मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पे यही सब हेल्प करेगा। ठीक है ना, चलिए इसको मैं, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा देता हूं इसे। उसको नोट कीजिए, ऐसे भी ये तो आपको वीडियो में मिलेगा ही। अब इसमें क्या कीजिएगा, एक दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे नंबर का बी में क्या होगा, तो when magnitude of vector A decreases, नहीं या डिक्रीजेस कर दीजिए, डिक्रीजेस कर सकते हैं चाहे इंक्रीजेस भी कर सकते हैं। अभी इंक्रीजेस ही रख लेते, increases and direction also changes। किसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, ए का, ठीक ना, वेक्टर ए का डायरेक्शन भी चेंज जब हो रहा होगा तब क्या कीजिएगा, देखिए लेना है वेक्टर ए, इसको थोड़ा मैं ऊपर बनाऊंगा, वेक्टर ए, इसका बी किधर है, इधर, वेक्टर बी इधर है, रिजल्टेंट हो गया इसका यहां से यहां तक। अब क्या कीजिएगा, ए का डायरेक्शन चेंज करना, तो ए का डायरेक्शन चेंज कैसे होगा, ऐसे कर देंगे और मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करने के लिए करा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये पहले इधर था, अब ये इसकी रिक्टेंगल बन गया, ए डैश यहां आ जाएगा, बट बी तो वहीं रहेगा, बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, कहां चल जाएगा रिजल्टेंट, ऐसे यहां पे रिजल्टेंट आर डैश आ जाएगा। फिर ए को अभी और चेंज करना है आपको,
तो एक को और आगे चेंज कर दीजिए, नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना, ऐसे चेंज कर दीजिए और यहां से आप इसका बी दिखा दीजिए इस पे, तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा। बस इतना से मैं समझ जाऊंगा, आप समझ गए होंगे, किसी भी टाइप से चेंज करेगा तो वैसा होता चला जाएगा, रिजल्टेंट चेंज होता जाएगा इसका। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केबल पॉइंट तो है। डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम तो बहुत सारा ड्रा करना पड़ता है ना, पूरे फिजिक्स में डायग्राम बहुत सारा बनाना पड़ेगा, तो वहां पे ये सब हेल्प करेगा आपको, इग्नोर करने लायक ये पॉइंट नहीं है ना। ठीक, जब इस पे लिख ही रहे हैं तो एक और पॉइंट लिख करके इसको कंप्लीट कर देते हैं, ताकि कल हम लोग स्टार्टिंग से ट्रायंगल लॉ ऑफ इसमें ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से ही ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को पढ़ेंगे। तो एक दूसरा का बी है, इसे मैं इरेज करता हूं, कोई दिक्कत हो तो वीडियो ऑन कीजिएगा, मैं समझ जाऊं। दूसरा का ए आप लिख लिए होंगे, ठीक लिखे हुए, देखिए इसमें एक है क्या, देखिए धीरे धीरे हम लोगों को अब 1.5 घंटा भी कैसे बीत जा रहा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में था कि पहले 1 घंटा ही आपका क्लास चलते थे, अब 1.5 घंटा भी आपका कैसे समाप्त हो जा रहा है पता नहीं चल रहा। तो वही होता है, इंटरेस्ट आने से ये सब होता है, इंटरेस्ट के कारण ऐसा होता है। अब हो गया, इसमें हमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, किससे दूसरा हो गया। दूसरे का या तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा ये आ जाता है इसमें कि व्हेन वेक्टर बी चेंजेस बाय डायरेक्शन देन रिजल्टेंट, तब रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए वेक्टर ए है यहां और वेक्टर बी यहां था ना, यही है। अब इसमें वेक्टर बी का हमें ये जो थीटा एंगल बन रहा है, इस वेक्टर बी के डायरेक्शन को चेंज करना है। इस बी को आप इधर ला दीजिए, बी को आप इधर ला दीजिए। एक चीज आप देख रहे हैं, यहां से जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट तो घटता जा रहा है ना, बट कब तक ये घटेगा रिजल्टेंट। एक ऐसा समय आएगा जब उस समय में तीनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा, ए बी और रिजल्टेंट तीनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा। उससे ज्यादा जब आप इसको बढ़ाइएगा तो वो बढ़ने लगेगा। देखिए रिजल्टेंट अभी इतना बड़ा है, अभी रिजल्टेंट कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। ये क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते करते दोनों के लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर अगर आप इसके एंगल को चेंज कीजिएगा तो फिर से इसका लेंथ बढ़ने लगेगा। ऐसा कैसे होगा, इसको प्रूव करना है। तो देखिए यहां पे एक वेक्टर बी आ गया, तो यहां से जब आप रिजल्टेंट को दिखाइएगा कहीं ना आएगा, तो घट रहा है रिजल्टेंट आर डैश, ये आर था, एंगल इसका इंक्रीज कर रहा है। एक बार फिर से यहां पर दिखाया गया वेक्टर बी डैश डबल डैश को, ये बी डैश था, तो यहां पे देखा गया कि इसका रिजल्टेंट, देखिए ये रिजल्टेंट क्या हुआ, देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका तीनों के लेंथ के बराबर हो गया, ठीक ना, ये ना रिजल्टेंट है, आर डबल डैश हो गया। अब क्या होगा, तो इस बी को और अब आगे की ओर आप चेंज कर दीजिए, इसके आगे अगर और चेंज कीजिएगा इधर, ऐसे ही ना, तो अब बताइए कि रिजल्टेंट क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ने लगेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ऐसे आया, फिर एक बार और
ऐसे दिखाया मैंने, तो रिजल्टेंट अब बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं। अभी तो फिगर बनने से लगता हुआ क्या बना रहा है सर, है ना। ठीक है, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे, कुछ बड़ा चीज नहीं है। फिगर को देखने से भी इसका डेफिनेशन पता चल जाता है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होने से एक टाइम ऐसा होता है जब ये दोनों का रिजल्टेंट डिक्रीज करते जाता है पहले, फिर एक बार इक्वल हो जाता है और फिर इसके बाद इंक्रीज करने लगता है। तो इस बात को यहां पर लिख लीजिएगा। चेंजेस बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, by direction and magnitude. Magnitude, then resultant पहले रिजल्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी रिजल्टेंट decreases at first, but कब तक, 90 डिग्री एंगल तक। इसके बाद क्या होता है, देन आफ्टर रिजल्टेंट इंक्रीजेज, इसके बाद रिजल्टेंट इंक्रीज करने लगता है। इसी का फिगर बनाया गया है, यहां पे आपको दिखा दिया गया कि मैग्नीट्यूड के साथ रिजल्टेंट भी इंक्रीज कैसे कर रहा है। यही सब है यूनिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कल के पॉइंट को पढ़ने के बाद फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में चलेंगे, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है ना। इसे जरा सा घर पे देखिएगा, लेकिन लेक्चर 3 देखना जरूरी है। आज वाले पॉइंट को उतना प्रायोरिटी नहीं देना है, प्रायोरिटी देना है लेक्चर 3 को। लामील थ्योरम को एक बार वीडियो को देखिएगा। अगर कुछ पढ़ना है, सेल्फ स्टडी अगर करना है, तो लेक्चर 3 जो अभी अपलोड किया गया है उसको आप या तो यूट्यूब पे खोज लीजिए, या मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा ही, या फेसबुक पे भी डाला गया है, तो उसे देखिएगा बारीकी से, एक एक लाइन को देखिए। देखते ही आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया गया था। क्वेश्चन जब आता है ना, तब वहां पे आपको अगर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ना, तो इसके बाद कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन रिवीजन जरूरी, रिवीजन साथ ही साथ होकर चलना चाहिए। नहीं कि अभी पढ़े तो फिर एक सप्ताह के बाद ही इस पॉइंट को देखेंगे, ऐसा नहीं। दूसरी बार जो रिवीजन है वो तुरंत हो जाना चाहिए, तो सब अपने आप कंप्लीट हो जाता है। इसके कंप्लीट करने से हमको मानना है कि हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो रहा है। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं, अगर ये कंप्लीट रहेगा तो हमें फिजिक्स का कोई चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, तुरंत याद आ जाएगा। वहां बहुत आराम से और आसानी से धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं डेली क्लास। इसीलिए तो मैं रखा हूं ना, मुझे आप लोगों को टालना नहीं है, मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कराना है, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, ओके, तो मैं यहीं पे आज रुकता हूं। ठीक, डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं डाउट हो तो यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट डे कल का जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो भी फ्रेंड आपका एब्सेंट हो उसे बता दीजिएगा कि ज्वाइन करो, आज स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। ठीक, ठीक है, मैं रुकता हूँ आज। टाइम वेस्ट नहीं करना है।
टाइम का यूज कीजिए, ठीक है। और अब आप लोग आ सकते हैं क्लास में करने के लिए, जो यहाँ है पटना में, वो आके क्लास में भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे से शाम में होती है क्लास, क्लासरूम में भी आप पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। या कोई बाहर भी है तो वो आ जाइए वहाँ से, हॉस्टल सभी अब खुल रहा है, आकर अपना बेड फिक्स करा लीजिए या रूम फिक्स कर लीजिए, फिर जाकर क्लास कर लीजिए। फिर बीच में 2 से 4 दिन जाने का मन तो चले जाइए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, पढ़िए। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, कम बच्चों के बीच पढ़ने में इतना कोई पकड़ाहट कोई नहीं पकड़ता है, उसमें कोई पकड़ाहट नहीं है। तो मैं आप लोग का 6-7 बच्चे का बैच रखूंगा, 3-4-5 बच्चे का बैच रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। और जितना अच्छी तरह जितने आप ऑनलाइन में समझ रहे हैं उससे अच्छी तरह से आप ऑफलाइन में समझ में आए। तो अगर यहाँ पे हूँ पटना में तो जरूर आइए, टाइम 5 बजे से है, आइए बाजार समिति में सेंटर है, आइए वहाँ पे बात करके फिर क्लास करते रहिए, ठीक है। ठीक है, ओके। हिमांशु कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक, ओके।